कल इसके पहले तुम लोग को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक वीडियो भेजा गया है जिसमें ये बताया गया था कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो उसमें बताए थे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है भौतिक केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। उसके बाद उसके आधार पर बताया गया कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और अभिक्रिया का वेग और अभिकारक पदार्थों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करके इतनी बातें बताई गई थी। नेक्स्ट पार्ट आज है कि एक टॉपिक आता है वेग नियम। वेग नियम बोले थे कि वेग को वेलोसिटी नहीं, रिएक्शन के केस में रेट कहते हैं, तो इसको बोलेंगे रेट लॉ। हम लोग देखते हैं सिंपली कि कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी कार्य हो, शुरुआत में बड़ा तेज होता है, बाद में धीरे होने लगता है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो शुरुआत में तेजी से जलता है, लेकिन बाद में इसके जलने की दर घटती जाती है। जैसे लकड़ी मतलब कार्बन, कार्बन का ही अपर रूप है लकड़ी। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ या लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 बनता है, साथ में हीट निकलता है। तो शुरुआत में इसके जलने की दर अधिक होती है, लेकिन बाद में जलने की दर घटती जाती है। क्यों शुरुआत में अधिक होती है? क्योंकि शुरुआत में लकड़ी का अमाउंट अधिक होता है, और हम लोग जानते हैं रिएक्शन के पहले वाले भाग को अभिकारक कहते हैं और रिएक्शन के बाद वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। जैसे कोई स्पीड मतलब रेसर हो, रेसिंग जब शुरू करता है तो शुरुआत में वो तेजी से दौड़ता है, लेकिन बाद में उसके दौड़ने की दर घटती जाती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसके पास एनर्जी अधिक होती है। तो कोई भी काम हो या कोई भी रिएक्शन हो, शुरुआत में तेज होता है और बाद में स्लो होता जाता है। तो कोई भी रिएक्शन यही बोला गया था सिंपली कि मान लीजिए दो लोग हैं, रिएक्शन करते हैं, एक नया कोई भी मान लीजिए बनाते हैं C और D। ये जो शुरुआत में रिएक्शन करते हैं इनको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट की हिंदी होती है अभिकारक, और बाद में जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अंग्रेजी क्या होती है? प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट, जिसको बोलते हैं अभिकारक। ग्राफ से भी क्लियर है ये बात। तो हम लोग जानते हैं शुरुआत में ये रिएक्शन बड़े तेज होते हैं, लेकिन बाद में जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्शन के होने की दर घटती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मतलब समय बीतता जाता है अभिकारक की सांद्रता या मात्रा घटती जाती है। तो वेग नियम क्यों पढ़ते हैं? वेग नियम, इस वेग नियम जो है वो किसी भी अभिक्रिया के वेग, किसी भी अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक संबंध बताता है, और उस संबंध को ही वेग नियम कहते हैं। वेग नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होगा, इसका अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी सांद्रता के? अभिकारक की सांद्रता। कितने अभिकारक पर निर्भर करेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ यम लगा देंगे, या फिर सीधे सीधे बोलेंगे ऐसे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और सांद्रता का मतलब सीधे सीधे हो गया मात्रा। तो परिभाषा क्या देंगे? किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा संबंध, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। मतलब अभिकारक की सांद्रता जब अधिक रहेगी अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। और हम लोग जानते हैं शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, जैसे ही समय बीतता जाता है अभिकारक उत्पाद में बदलता जाता है और अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। उसी तरह से शुरुआत में अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिक्रिया का वेग घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता भी घटती जाती है। और अभिक्रिया के वेग के लिए मान लीजिए हम लिखते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं R से। R अनुक्रमानुपाती होगा, अभिकारक कोई मान लेते हैं रैंडमली A है। तो मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए A से B के लिए ये है, A अभिकारक है, B उत्पाद, R अनुक्रमानुपाती A। R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के एक कांस्टेंट K लगाएंगे और लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A। इसी को बोलते हैं वेग समीकरण, इसको बोलेंगे रेट इक्वेशन। और ये वेग समीकरण आया किससे? वेग नियम से। क्योंकि वेग नियम क्या कहता है? मान लेते हैं कोई अभिक्रिया A से B बना जिसमें A अभिकारक है B उत्पाद है, तो वेग नियम कहता है अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग मान लेते हैं R है, तो R अनुक्रमानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A। तो R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट K लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A। ये जो K है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं वेग स्थिरांक।
अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वेग स्थिरांक की अंग्रेजी होती है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए का कितना अमाउंट अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसके लिए हमको नहीं पता है, और वो जितना अमाउंट भाग लेना वो यहाँ स्मॉल एन लगा देते हैं। मान लेते हैं ए का स्मॉल एन अमाउंट भाग लेता है, तो जितना भाग लेगा उतना लगा देंगे, इस पर पावर एन लगा देंगे, ये है। तो सीधे सीधे करने का मतलब किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के अनुपाती होता है। इस तरह से इक्वेशन लिख लेंगे, और भी कई तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वेग नियम के बारे में बताया गया। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, ए से बी बन रहा है, ए अभिकारक है, बी उत्पाद है। वेग नियम से तो किसी भी वेग नियम ही कहता है किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभिक्रिया के वेग को आर मान रहे हैं, अनुक्रमानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए, के कितने मतलब कितने अभिकारक ए के भाग ले रहे हैं, वो मान ले रहे हैं एन भाग ले रहे हैं। ये एन की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, इसके बारे में आगे बातें होंगी। तो एन पर निर्भर करता है। आर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट के लगाएंगे, ए टू द पावर एन। यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है, और ये पूरे समीकरण को बोलते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण हमेशा वेग नियम से निकल कर आएगा। ये तो मान लिया सिंपल सा हो गया कि एक सिंपल सा इक्वेशन है, ए टू बी बन गया। अभी मान लेते हैं कोई दूसरा इक्वेशन इस टाइप का हो जिसमें एक से अधिक अभिकारक अणु भाग ले रहे हों, तो उसके लिए वेग समीकरण कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए एक से अधिक अभिकारक अणु भाग ले रहे होंगे, जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके लिए लिखना रहेगा वेग समीकरण। तो हमको अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से, वेग नियम से क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट है, तो दो है तो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों पे डिपेंड करेगा। और रेट को आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये इसके लिए रेट इक्वेशन बनेगा। या मान लेते हैं एक कोई दूसरा इक्वेशन है, जैसे ए प्लस टू बी रिएक्ट देन फॉर्म प्रोडक्ट। इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा ए पर भी और बी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन बी पे पावर 2 पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बी के दो भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू होगा कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर 2, ये भी रेट इक्वेशन बनेगा। मान लेते हैं एक कोई जनरल इक्वेशन है, जैसे N2 + 3H2 रिएक्ट देन फॉर्म्ड 2NH3। इसमें अभिकारक कौन कौन है, N2 और H2, और उत्पाद कौन है, NH3। इसके लिए जो रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पर पावर 3। तो रेट को आर लिखेंगे, आर इक्वल टू कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। ये भी रेट इक्वेशन, ये भी रेट इक्वेशन है, ये भी रेट इक्वेशन। अभी वेग नियम बनाइए, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, वेग इक्वेशन में। तो वेग स्थिरांक कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया ए टू बी, तो वेग नियम से क्या कहता है वेग नियम, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। तो रेट को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ये के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, यदि अभिकारक की सांद्रता मतलब ए की सांद्रता अगर यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब 1 हो जाए, देन आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल ए। आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हिंदी है अभिक्रिया का वेग, और के क्या है, वेग स्थिरांक। तो अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाए, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वही वेग स्थिरांक कहलाता है। या फिर इसकी डिफिनीशन नए तरीके से दे सकते हैं वेग स्थिरांक की, अभिकारक की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, या अभिकारक की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। बस
ये सिंपल सा है। वेग स्थिरांक की वैल्यू इस तरह से निकालनी, इसके नाम में ही क्लियर है। वेग के बाद क्या है, वेग स्थिरांक, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, इसके नाम में ही कांस्टेंट है। अगला है वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना हो, तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना बहुत सिंपल है, बस यही इतना जानते ही हैं। आर इक्वल टू के होता है, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। तो ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है, यहाँ लिखेंगे के का मात्रक इक्वल टू आर का मात्रक अपॉन सांद्रता ए का मात्रक। आर का मात्रक मतलब रेट का मात्रक, रेट का मात्रक पीछे निकाला गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर ये होता है सांद्रता बराबर होता है सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और वेग बराबर था सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन मतलब सांद्रता का मात्रक था मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकंड, सबको करेंगे तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, तो उसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स पर पावर एन। इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर पावर एन और लीटर पर पावर माइनस एन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर निकल कर जब जाएगा तो हो जाएगा के का मात्रक इक्वल टू मोल पर 1 माइनस एन, सॉल्व कर लेना सब लोग, और लीटर पर होगा n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये जनरल मात्रक है वेग स्थिरांक का। यहाँ पर n जो है वो है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस ये टॉपिक आगे पढ़ा जाएगा, समझ में आएगा। बस सीधे सीधे ये मात्रक रट डालेंगे कि वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल पर 1 माइनस एन, लीटर पर n-1 सेकेंड इनवर्स। बड़े आसानी से याद हो जाता है, पहले में 1 माइनस एन है, दूसरे में n-1 है और सेकेंड इनवर्स। ये वेग स्थिरांक का मात्रक है। वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, वेग नियम क्या है, इन सब बातों को कॉपी में देखेंगे, सीरियसली ढंग से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं एक रिएक्शन होता है, ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लो एक गिलास में या एक बीकर में ए को रख दो, एक बीकर में बी को रख दें, ऐसे अलग अलग, और दोनों से क्या बी प्रोडक्ट बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट बनाना तो ए और बी को आपस में मिलाना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट का निर्माण होगा। जैसे हम लोग जानते हैं चीनी और पानी को से मिलाने पर क्या बनता है, शरबत। तो चीनी को एक अलग बर्तन में ले लें और पानी को एक अलग बर्तन में ले लें, तो क्या चीनी और पानी को ऐसे अगल बगल अलग अलग बर्तन में रख दे शरबत बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। क्या करना पड़ता है, चीनी को पानी में मिलाना पड़ता है। तो जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तब शरबत बनता है। ऐसा भी नहीं होता कि बस चीनी को पानी मिला दिया शरबत बन गया, मिलाने के बाद इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ता है, फेंटना पड़ता है, तब जाके शरबत का निर्माण होता है। तो जब इन दोनों को आपस में हम लोग फेंटते हैं तो उससे क्या होता है, तो जब इन दोनों फेंटते हैं, ये चीनी के अणु और पानी के अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और जब एक दूसरे से टकराते हैं तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होता है, शरबत में। और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो शरबत का निर्माण होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि ये अभिक्रिया हुई है। उसी तरह से अगर ए और बी रिएक्शन करके प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब ए और बी आपस में पास पास आएंगे, और पास पास भर नहीं आएंगे, पास पास आने के बाद आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण करेंगे, तब जाके अभिक्रिया होगी। और जब अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया का वेग एक होगा। इसीलिए यहाँ हेडिंग पड़ा है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। मतलब अभिक्रिया का वेग निर्धारित तभी होगा या अभिक्रिया का वेग डिटरमाइन तभी हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग टक्कर सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये टक्कर सिद्धांत मतलब कोलिजन थियरी क्या है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। बस सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन करना हो, जैसे तुम लोग को यहाँ पढ़ने आना है तो यहाँ पढ़ने आने के लिए क्या करना पड़ता है, घर से यहाँ आना पड़ता है।
तो घर से आने में क्या करते हैं, घर से जब आते हैं तो साइकिल की सहायता से आते हैं, तो क्या साइकिल पे जाके बैठ जाओ चले जाओगे यहाँ, नहीं, साइकिल पे बैठते हैं, उसके बाद साइकिल को हम लोग चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। उसी तरह से कोई भी दो चीज़ों के बीच में अगर रिएक्शन करना है तो उनको आपस में पास पास आना पड़ेगा, केवल पास पास नहीं, पास पास आने के बाद आपस में एक दूसरे से कोलिजन मतलब टक्कर करना पड़ेगा, तब जाके उत्पाद का निर्माण होगा। इसी के बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं। मतलब जैसे बस ये जान लो, ये है रिएक्टेंट, ये है उत्पाद। रिएक्टेंट और उत्पाद के बीच में एक बहुत बड़ी बाउंड्री होती है, और वही रिएक्टेंट उत्पाद बना सकते हैं जो इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और यही बाउंड्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को बोलते हैं देहली ऊर्जा स्तर, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। जो लोग इस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करते हैं वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, मान लो यहाँ सामने इतनी बड़ी बाउंड्री हो जाए, इतनी बड़ी, और यहीं बगल में खड़े हैं, कहा जाए ये बाउंड्री कूद जाओ, यहीं से कूद जाएंगे, यहाँ से नहीं कूदते हैं ना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे जाके वहां से दौड़ते हैं, तब इसको जंप मारते हैं। पीछे जाके क्यों दौड़ के आए, पीछे जाने से क्या हुआ, जब वहां से हम लोग दौड़ना शुरू किए तो हम लोग के पास कुछ एनर्जी बढ़ गई, और जब एनर्जी बढ़ गई उसके बाद इसको कूदना आसान हो गया। अगर वही वहां पीछे नहीं गए होते तो शायद हम लोग नहीं कूद पाते। तो कुछ लोग होते हैं, मान लो वहां से दौड़ के आए, उतनी एनर्जी नहीं प्राप्त किए कि वो कूद पाए, तो वो लोग इस दीवार को कूदने का प्रयास करते हैं, नहीं कूद पाते, पीछे से अगर कोई हल्का सपोर्ट कर दिया तो वो लोग तुरंत उस दीवार को जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई दीवार नहीं कूद पाया तो वो उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि वो रेसर मतलब पार्टिसिपेट कर पाएगा। उसी तरह से यहाँ होता है, यहाँ मान लीजिए दो अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक को बनाना है क्या, उत्पाद। इन दोनों अभिकारकों को अगर उत्पाद बनाना है, इन दोनों को एक दूसरे की ओर आना पड़ेगा। एक दूसरे की ओर आने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे की ओर आएंगे और आपस में एक दूसरे से ये टकराएंगे, और टकराने के बाद एकाएक इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जिनकी एनर्जी इस दहली ऊर्जा स्तर के बराबर होगी वो लोग तुरंत किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का। मान लेते हैं दहली ऊर्जा स्तर है 50 जूल, कितनी है, 50 जूल। जिन लोगों के पास एनर्जी होगी वो लोग उत्पाद बना लेंगे। तो मान लेते हैं ये दोनों टकराएं, टकराने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग टकराएंगे सभी के सभी 50 जूल एनर्जी प्राप्त ही कर लें। तो मान लेते हैं ये कुछ लोग ये टकराएं और 50 जूल जिनकी एनर्जी हुई वो लोग उत्पाद में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टकराने के बाद उनकी एनर्जी केवल 45 जूल रह पाती है। तो जिनकी 45 जूल रह जाएगी क्या उत्पाद बनाएंगे, नहीं, उनके कितनी एनर्जी कम रही, 5 जूल। और यही 5 जूल एनर्जी जो बाहर से अगर सप्लाई कर दिया जाए तो जिसकी 45 है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में। यही जो बाहर से सप्लाई की गई 5 जूल एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। तो यही बाहर से जो 5 जूल एनर्जी सप्लाई की गई इसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। मतलब इसको कह सकते हैं एडिशनल एनर्जी, बाहर से दी गई ऊर्जा। इस एडिशनल को एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेट करने के लिए दी गई एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यही इतनी बातें हैं। सीधी सी बात जानो, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए इनको इस बाउंड्री को पार करना होगा, और पार करने के लिए इनको एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं दहली ऊर्जा, और उसके स्तर को बोलते हैं दहली ऊर्जा स्तर। उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। तो इस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने के लिए या पार करने के लिए अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। टकराने से इनकी ऊर्जा बढ़ती है, और इनकी ऊर्जा अगर बढ़कर इस ऊर्जा के बराबर हो गई तो लोग उत्पाद में बदल जाएंगे, अगर नहीं हुई तो उत्पाद में नहीं बदलेंगे। मान लेते हैं ये लोग टकराते हैं, सबकी ऊर्जा तो उस बराबर हो नहीं पाएगी, कुछ लोगों की ऊर्जा कम रहेगी। तो जितनी कम रहेगी बाहर से अगर वो ऊर्जा सप्लाई कर दी जाए तो उस ऊर्जा को बोलेंगे संक्रियण ऊर्जा। एक पॉइंट और है, संक्रियण ऊर्जा तभी दी जाएगी जब ये लोग एक बार आपस में टकरा जाएंगे और इनकी जितनी की जरूरत होगी वो दी जाएगी। ये नहीं कि पहले ही लाके यहीं से दे दें, डायरेक्ट उत्पाद बना लें। जैसे कोई सामान हम लोगों को 100 रुपए का मिलने वाला है, तो वो सामान कब खरीद पाएंगे, जब 100 रुपया हमारे पास होगा। तो वही 100 रुपया हो गया दहली ऊर्जा स्तर। और मान लो अपने पास है 20 रुपया, तो हम गए 20 रुपये तो अपना खुद का है, गए किसी से इधर उधर से व्यवस्था किए, व्यवस्था करके 80 रुपया अपना बना लिए। तो 80 रुपया बना लिए व्यवस्था करके, उसके बाद हमको जरूरत कितने की है,
100 रुपए का सामान है, 20 रुपया बाहर से कोई जो व्यवस्था व्यक्ति हमको सहायता कर देगा वो 20 रुपया हो गया सक्रियण ऊर्जा, और हमारी खुद की ऊर्जा है 80, और दहली ऊर्जा स्तर कितनी है 100। तो कुल मिला जुला कर कहने का यही है कि कोई भी अभिक्रिया मतलब अभिकारक से उत्पाद होता है तो अभिक्रिया बोली जाती है। कोई भी अभिक्रिया तभी होगी जब उस क्रिया में अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे। तो अभिक्रिया का वेग कब अधिक होगा, जितने ज्यादा अभिकारक अणु किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। इसी के कुछ पॉइंट्स हैं इस थियरी के, वही एक एक करके हम बता रहे हैं। जैसा कि हेडिंग पढ़ा है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, जिसमें से हमने कुछ बातें इसके संबंधित बताई। इसमें से है मतलब इस थियरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं। इस पास्टुलेट का पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी अभिक्रिया होना है तो जो अभिकारक अणु हैं उनके मध्य टक्कर होना अति आवश्यक है। अगर अभिकारकों के मध्य टक्कर नहीं होगा तो उत्पाद का निर्माण करते ही नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है, अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना अति आवश्यक है। दूसरा है कि टक्कर के फलस्वरूप मतलब टक्कर के बाद जिन अभिकारक अणुओं से उत्पाद का निर्माण होता है उन अभिकारक अणुओं को बोलते हैं सक्रिय अणु। क्या बोलते हैं, सक्रिय अणु। पहला पॉइंट है ये, अभिकारक अणु आपस में टकराना अति आवश्यक। दूसरा पॉइंट है, क्या टकराने से सभी उत्पाद बना लेते हैं, नहीं, कुछ टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है। तो जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें उन अभिकारक अणुओं को बोलते हैं सक्रिय अणु। तीसरा पॉइंट, जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन टक्करों को बोलते हैं प्रभावी टक्करें। टक्करें तो बहुत होती हैं लेकिन सभी टक्कर से मतलब टकराने से उत्पाद नहीं बनता है। जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्करें। चौथा पॉइंट, संपूर्ण टक्करों की तुलना में मतलब कुल टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती ही है। अभिकारक अणु का टकराना आपस में अति आवश्यक है। और जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है तो उत्पाद के निर्माण में जो अभिकारक अणु होते हैं उनको सक्रिय अणु बोलते हैं, और जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें प्रभावी टक्करें बोलते हैं, और कुल टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो उनके ये जो क्या कहते हैं सक्रिय अणु होते हैं, इन सक्रिय अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करके या पार करके ये अभिकारक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही बोलते हैं दहली ऊर्जा स्तर। तो बस यही है, दहली ऊर्जा स्तर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर जिसे अभिकारक अणु प्राप्त कर या पार कर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे दहली ऊर्जा स्तर बोलते हैं, और दहली ऊर्जा स्तर पार करके या प्राप्त करके ही अभिकारक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दहली ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने के लिए अभिकारक अणुओं को जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है उसे बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। तो अभिकारक अणु जब आपस में टकराते हैं एक ऊर्जा स्तर को पार करते हैं जिससे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस ऊर्जा स्तर को दहली ऊर्जा स्तर बोलते हैं। लेकिन इस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने के लिए अगर कुछ ऊर्जा बच गई और बाहर से जो ऊर्जा सप्लाई की जाती है उसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। इस तरह से दो प्रकार की ऊर्जा, दोनों में कंफ्यूजन रहता है, दहली ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा बाहर से दी गई ऊर्जा है और दहली ऊर्जा एक लेवल है जिसको पार करके उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस तरह से किसी भी अभिकारक अणु को बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है उस संक्रियण ऊर्जा होती है। तो बाहर से ऊर्जा देने वाली ऊर्जा का मान जितना ही कम होगा अभिक्रिया उतनी तेज होगी। जैसे 100 रुपये का सामान खरीदना था, हमारे पास 80 रुपया है, बाहर से कितना देना पड़ेगा 20 रुपया। कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास 90 रुपया है, 100 का सामान खरीदना, बाहर से कितना देना पड़ेगा 10 रुपया। तो 80 वाले को 20 रुपया बाहर से चाहिए और 90 वाले को 10 रुपया। कौन सामान ईजिली अच्छे से आसानी से खरीद सकता है 90 रुपये वाला, क्योंकि उसको बाहर से कितना चाहिए 10। वही जो बाहर से 10 है वही संक्रियण ऊर्जा है, और जिसके पास 80 है उसको बाहर से कितना चाहिए 20। कौन सामान जल्दी खरीदेगा 10 वाला। मतलब संक्रियण ऊर्जा का मान जितने कम होगा अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया उतने तेजी से होगी। फिर से एक बार सोचो, मान लो 100 रुपये का सामान खरीदना है,
दो व्यक्ति हैं, एक के पास 80 रुपया है, एक के पास 90 रुपया। इसको खरीदने के लिए बाहर से 20 चाहिए, इसको खरीदने के लिए बाहर से 10 चाहिए। कौन सामान, ये जो है यही संकरण ऊर्जा है EA, ये 10 रुपया संकरण ऊर्जा है, और ये दहली ऊर्जा है 100। कौन सामान जल्दी खरीद सकता है, ये वाला। मतलब जिसके लिए संकरण ऊर्जा का मान कम होगा वो सामान उतना जल्दी खरीदेगा, जिसके लिए संकरण ऊर्जा का मान अधिक होगा वो सामान उतना लेट खरीदेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दो अभिक्रिया है, एक A से B, दूसरा C से D। एक के लिए संकरण ऊर्जा का मान 10 जूल है, दूसरे के लिए संकरण ऊर्जा का मान 20 जूल है। किस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, ऊपर वाले 10 जूल वाले का। क्यों? क्योंकि उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए। और ये संकरण ऊर्जा के मान को हमेशा कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल में मापते हैं। संकरण ऊर्जा का मान अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है। तो संकरण ऊर्जा और दहली ऊर्जा स्तर के लिए ग्राफ बना रहे हैं, उसको देखिए। ये एक रिलेशन होता है अस्थायित्व और ऊर्जा। जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसका अस्थायित्व कम होता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है अस्थायित्व अधिक। जैसे हम लोग हैं अभी बैठे हैं, मतलब हमारा अस्थायित्व अधिक है, ऊर्जा कम है। लेकिन दौड़ना शुरू कर दें, ऊर्जा अधिक हो जाएगी, अस्थायित्व कम हो जाएगा। कोई भी अभिक्रिया होती है इस तरह से, अभिकारक से उत्पाद बनता है। कोई भी काम होता क्यों है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जैसे अभिकारक A से B बन रहा है, मतलब A की तुलना में B अस्थायी है तभी A से B बन रहा है। अगर B अस्थायी कम होता, ये अधिक होता, तो ये इससे ये नहीं बनता। कोई भी काम हो, कोई भी काम तभी होता है जब अस्थायित्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एनर्जी E और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के बढ़ने की दर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किए तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ये बात ध्यान देंगे, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट में अंतर होता है। ये जो ऊपर वाली हाइट है ये है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की हाइट है। प्रोडक्ट का लेवल नीचे रहेगा और रिएक्टेंट का लेवल ऊपर रहेगा। मतलब ये कौन है, चीज है एनर्जी की, ये लेवल नीचे है प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट का लेवल ऊपर है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है। तो बताओ अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो उसका अस्थायित्व प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक होगा। और रिएक्टेंट की एनर्जी अगर अधिक है तो उसका मतलब उसका अस्थायित्व कम होता है। तो हमेशा ये कंफर्म है कि रिएक्टेंट अस्थायी होता है, प्रोडक्ट अस्थायी होता है। इसलिए रिएक्टेंट की हाइट थोड़ी ऊपर रहेगी, प्रोडक्ट की हाइट नीचे। ग्राफ बनाने में सब लोग यही गलती करते हैं, ये दोनों लेवल एकदम सेम बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। और ये जो पीक है इसका मतलब सबसे टॉप पोजिशन, यही है थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। तो कोई भी अभिकारक जब इसको पार कर जाता है तुरंत किसमें बदल जाता है, उत्पाद में। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये इतना लेवल जो है, ये इतना इतना, यही है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई भी अभिकारक अणु जब इस ऊर्जा स्तर को पार करते हैं, देखो चढ़ रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। ज्यों ही इसकी ऊर्जा यहाँ तक पहुंची थ्रेशोल्ड के, तुरंत किसमें बदल गया, उत्पाद में। और इस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने के लिए बाहर से जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यही है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। इसको पूरा कॉपी में नोट है, पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक समझ में आएगा, थोड़ा सा बोर्ड में बताएंगे और क्लियर समझ। पहला पॉइंट यही है, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना अति आवश्यक है। दूसरा नंबर है, जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है उन टक्करों को प्रभावी टक्करें बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती है। चौथा पॉइंट है कि जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उनको प्रभावी टक्करें बोलते हैं, और उन टक्करों से प्राप्त अणु को सक्रिय अणु बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सक्रिय अणु होते हैं इनके पास एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे प्राप्त कर वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। उस निश्चित ऊर्जा को दहली ऊर्जा स्तर बोलते हैं या दहली ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी अणु एक निश्चित ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर उत्पाद का निर्माण करना चाहते हैं, और उस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने के लिए बाहर से सप्लाई की गई ऊर्जा को बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। तो संक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बीच में एक ग्राफ इस तरह का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन अभिक्रियाओं के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिकारक अणुओं को संक्रियण ऊर्जा तभी सप्लाई की जाती है जब एक बार उनका टक्कर हो जाता है, मतलब टक्करों के फलस्वरूप संक्रियण ऊर्जा। और संक्रियण ऊर्जा का मान अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है। संक्रियण ऊर्जा के मान को किलो कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल में मापते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस संकरण। ये क्यों दिया है, तो
किसी भी अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा के मान को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अपना एक समीकरण दिया है, और वो समीकरण है K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यहाँ पे K क्या है? वेग स्थिरांक। A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। E है एक्सपोनेंशियल टर्म। ई ए है संकीर्ण ऊर्जा, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? लॉग K इक्वल टू लॉग A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। और हम लोग जानते हैं कि log m गुणे n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n। और log m अपान n क्या होता है? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। log m टू द पावर n का फार्मूला होता है n log m। और अगर कोई log x है, उसका आधार e है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log x आधार 10। मतलब आधार e को आधार 10 में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ये मान लो log m हो गया, ये log n हो गया, तो क्या हो जाएगा? log k इक्वल टू log a प्लस log e टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। log k इक्वल टू log a, ये m टू द पावर n का फार्मूला हो जाएगा ई ए अपान आर टी log e बेस e, सभी log का e बेस e है। एक और फार्मूला होता है, log का मान और आधार अगर बराबर, उसका मान 1 होता है। यहाँ पे लिख देंगे log k इक्वल टू log a, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी, और ये log a बेस e का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा, इन सबका आधार e है। अब आधार 10 में बदलना है तो हो जाएगा 2.303 log k आधार 10 2.303 log a आधार 10 माइनस ई ए अपान आर टी। ये इतना हो जाएगा। 2.303 से पूरे समीकरण दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा log k आधार 10 इक्वल टू log a आधार 10, ये हो जाएगा ई ए अपान 2.303 आर टी। इसको सिस्टमेटिक थोड़ा लिख सकते हैं, log k इक्वल टू माइनस ई ए अपान 2.303 आर इंटू 1 अपान टी प्लस log a आधार 10। ये एक समीकरण है। तो वो जो एक शुरुआत में था k बराबर a इंटू ई टू माइनस ई ए अपान आर टी, वो समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। तो ये भी समीकरण है आर्हेनियस समीकरण का दूसरा फॉर्म। इस समीकरण को, आर्हेनियस समीकरण जो आया है, इसको सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देंगे। हम लोग जानते हैं y बराबर mx प्लस सी के लिए एक ग्राफ प्लाट करते हैं, वो ग्राफ इस तरह का होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। इसके लिए ग्राफ प्लाट करते हैं, ग्राफ इस तरह से जाता है। इसका जो ये स्लोप होता है, ये ढलाव, ये इस स्लोप स्मॉल m होता है ये, और इसका जो ये y एक्सिस पर जितने पॉइंट तक काटता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, अंतःखंड। ये इंटरसेप्ट c के बराबर होता है। इस रेखा के लिए ये ग्राफ है। तो इस मिलता जुलता है, y के log k है, m के जगह पे ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, x के पे 1/t है, c के जगह ये है। इसके लिए भी जब एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, y की जगह पे है log k और x के तो 1/t के, मतलब ये भी एक ग्राफ इस तरह का आएगा। इसका जो ये है लेंथ, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट log a आधार 10 के बराबर होगा। और ये जो है ये स्लोप कहलाता है, मतलब झुकाव जितना है इसका स्लोप जो होगा, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, ये अपान 2.303 r। तो यहाँ पर अगर इस
रेखा का इसको ग्राफ पेपर पर जब बनाया जाता है तो ये स्लोप जितना झुका है इस स्पष्ट पता चलेगा। स्लोप अगर पता रहे, आर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता रहती है, ये भी पता रहेगा, इन सब मानों को रखेंगे तो ई ए मतलब संक्रियण ऊर्जा का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे माइनस है तो ढलाव हमेशा माइनस में आएगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ इस तरह का ना होके, अभी यही सरल रेखा अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी रहेगी ये ग्राफ आएगा। अगर माइनस एम एक्स प्लस सी होगा तो इसका ग्राफ ये नहीं रहता है, इस टाइप का आता है और ये इंटरसेप्ट होता है। तो इसका भी ग्राफ इस तरह का आएगा, ये होगा इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा log a, और इसका जो ये ढलाव होगा वो इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी के बराबर होगा। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा क्योंकि इसका जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह से अगर हमको ग्राफ के माध्यम से बंद करो सी ए पॉइंट 2.303 आर 1/t log a, ग्राफ प्लाट की है तो ग्राफ log k और 1/t के बीच में ग्राफ इस तरह ग्राफ आएगा। इसका जो ये एरिया होगी जो y एक्सिस पर कट करेगा, एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस जहाँ कट करा उसका डिस्टेंस जो होगा इंटरसेप्ट log a होता है। इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इस रेखा का जो स्लोप होगा, ढलाव होगा, वो माइनस ई ए पॉइंट 2.303 आर। माइनस का मतलब ये डायरेक्शन निगेटिव है, बस इतना मतलब है। तो अगर यहाँ से हम लोग स्लोप ज्ञात कर लेंगे, आर की वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करने का यह जो मेथड है इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के द्वारा निकालना। एक और मेथड है जो कैलकुलेशन मेथड है, उसमें ये मान लेंगे कि मान लेते हैं ये आर्यनीय समीकरण है। तो आर्यनीय समीकरण किसी अभिक्रिया के लिए ये समीकरण है, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए अलग अलग दो भिन्न तापों पर, एक टेम्परेचर T1 दूसरे टेम्परेचर T2 पर हम लोग इस समीकरण को लिख लेंगे। मान लीजिए एक टेम्परेचर T1 पर लिखेंगे, एट T1 टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ये वेग स्थिरांक k का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो k बराबर संकीर्ण ऊर्जा का मान भी किसी अभिक्रिया के लिए चाहे जो टेम्परेचर हो कांस्टेंट होगा। E इक्वल टू हो जाएगा 2.303 r, r भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/T1 और ये हो जाएगा log a, ये T1 टेम्परेचर पर इसका मान k1 होगा। और दूसरा टेम्परेचर ले लेते हैं k2, तो k2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/2.303 r 1/T2 और प्लस log a। इन दोनों समीकरणों में तो k1 में से मतलब इसको समीकरण नंबर 3 मान दो, इसको समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 में से 4 को घटा दिया जाए, तो जब समीकरण में 3 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा log k1 माइनस log k2 इक्वल टू, ये हो जाएगा EA/2.303, ये कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/T1 माइनस 1/T2। ये कट जाएगा, साल भर में सब लोग तुरंत समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये log m माइनस log n का फार्मूला होता है, तो log k1 बटा k2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस EA/2.303 r, एक ब्रैकेट में, और ऊपर लिखेंगे T2 माइनस T1/T1 इंटू T2, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहेगा कि T2 बड़ा होगा किससे, T1 से, तभी लगेगा, ये T2 बड़ा होगा T1 से। तो ये आर्यनीय समीकरण का दूसरा फॉर्म है। इससे भी हम लोग अगर टेम्परेचर T1 पर वेग स्थिरांक है, इसका मान पता रहेगा, टेम्परेचर T2 कितना है वो भी उस समय भी वेग स्थिरांक का मान पता रहेगा, तो K1 का मान पता होगा, K2 का मान पता होगा, T1 T2 का मान पता होगा, R का मान पता ही रहेगा। तो इससे भी हम लोग संकीर्ण ऊर्जा EA का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है कैलकुलेशन मेथड और इसके पहले वाला था ग्राफिकल मेथड। तो इस तरह से आर्यनीय समीकरण का उपयोग करते हुए किसी भी प्रक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।